सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जेट ICAR BHU की ऑनलाइन क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जल्दी से लिंक को शेयर कर दीजिए। सभी को गुड इवनिंग। जो स्टूडेंट गुड इवनिंग बोल रहे हैं सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। देखिए कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि सर हमें साफ दिखाई नहीं देता। तो देखिए अभी आप जो क्लास अटेंड कर रहे हो इसमें साइड में देखिए यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ आपको डॉट दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो इधर फिर 3-4 लाइन शो होगी। उसमें एक होगा क्वालिटी का, उस क्वालिटी पे ओके करना। वहाँ पर आपको अलग अलग फॉर्मेट देंगे, दिखाई देंगे 144p, 240p, 360 और 480। जिसमें से 480 वाला जो है उसको या 360 को क्लियर ओके कर देना, आपको क्लियर दिखाई देने लग जाएगा। तो ऐसे क्लियर कर सकते हो आप। और आज सुबह BHU के पेपर सॉल्व करवाए थे मैंने एग्रीकल्चर का, तो बहुत कम स्टूडेंट आए थे। तो फिर मैंने ऐसे सोचा है कि शायद हो सकता है टाइम इश्यू की वजह से कम आए स्टूडेंट। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि टाइम चेंज कर दिया जाए थोड़ा। तो जो हमारी रेगुलर क्लासेस लग रही थी वो तो उसी समय लगेगी, जो बायो की अभी लग रही है वो बायो की अभी लगेगी। और मैंने ये सोचा है कि क्यों ना इस टाइम को चेंज कर दिया जाए थोड़ा। 5 बजे से 6 बजे के बीच में जेट का पेपर सॉल्व करवाया जाए और 6 बजे से 7 बजे के बीच में BHU का पेपर सॉल्व करवाया जाए। तो मैंने ऐसे सोचा है। अब आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। देखो 5 बजे से 6 बजे तक तो करवाया जाएगा जेट का पेपर सॉल्व और 6 बजे से 7 बजे तक करवाया जाएगा BHU का पेपर सॉल्व। और बीच बीच में ICAR और PAT के पेपर भी सॉल्व करवाए जाएंगे। जिस हिसाब से आपके कमेंट्स होंगे, आपकी डिमांड होगी, उस हिसाब से आपको पेपर सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो कल जो पेपर आएगा वो सही 4 बजे शाम को, सही 5 बजे शाम को जेट का पेपर आएगा। ध्यान रखना कल शाम को 5 बजे जेट का पेपर सॉल्व करवाऊंगा मैं। और कल शाम को 6 बजे BHU का पेपर सॉल्व करवाऊंगा बायोलॉजी का। तो ध्यान रखना कल 2 पेपर आएंगे, दोनों को ही आपको अटेंड करना है। क्योंकि आज मैंने जो पेपर बनाया था, पेपर पढ़ाया था, आपको सॉल्व करवाया था, इसमें स्टूडेंट बहुत कम थे। तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसीलिए मैंने सोचा कि हो सकता है कि बच्चों की सुबह ऑनलाइन अदर क्लासेस लगती हैं तो आप नहीं आ पाए होंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न में से किस हार्मोन की सहायता से पादपों के रंध्र खुलते हैं? बताइए जल्दी से। पादपों के रंध्र किस की सहायता से खुलते हैं? ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी ABA, ऑप्शन सी ऑक्सिन और ऑप्शन डी जिब्रेलिन। बताइए जल्दी से किस हार्मोन की सहायता से पादपों के रंध्र खुलते हैं? बताना है आपको। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। जो पादपों के रंध्र खुलते हैं वो किसकी सहायता से खुलते हैं? साइटोकाइनिन की सहायता से खुलते हैं। साइटोकाइनिन क्या करता है? पोटेशियम को प्रेषित करता है या अग्रेषित करता है, और जो पोटेशियम होता है वो रंध्र को खोल देता है। तो रंध्र को खोल देता है पोटेशियम आयन, और पोटेशियम आयन से क्या हो जाता है? रंध्र खुल जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस हार्मोन की सहायता से पादपों के रंध्र बंद होते हैं? खुलने का काम तो साइटोकाइनिन कर रहा था, किसकी मदद से? पोटेशियम की मदद से। अब बंद किससे होगा ये बताइए जल्दी से। बंद होने के लिए कौन जिम्मेदार है बताना है आपको। साइटोकाइनिन, ABA, ऑक्सिन या जिब्रेलिन? A, B, C या D? बताइए जल्दी से। साइटोकाइनिन, ABA, ऑक्सिन या जिब्रेलिन? जिसने बी जवाब दिया है ABA बिल्कुल सही जवाब है। जो ABA हार्मोन होता है वो क्या करता है? पादपों के रंध्र बंद करने का कार्य करता है। तो रंध्र बंद करने का कार्य ABA करेगा। इस ABA हार्मोन को तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना, तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एबिसिसिक एसिड। एबिसिसिक एसिड के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है हमारा, थियोफ्रेस्टस के अनुसार वनस्पति होती है? बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। थियोफ्रेस्टस के अनुसार वनस्पति होती है। ऑप्शन ए शाक, ऑप्शन बी झाड़ी, ऑप्शन सी वृक्ष और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से थियोफ्रेस्टस के अनुसार A, B, C या D? शाक, झाड़ी, वृक्ष। जिसने जवाब दिया है डी वाला उपयुक्त सभी वाला बिल्कुल सही जवाब है।
थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था? थियोफ्रेस्टस ने हमारी वनस्पति को 3 भागों में विभाजित किया था। 3 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से पहला था शाक, दूसरा था झाड़ी और तीसरा था वृक्ष। तो जो थियोफ्रेस्टस है उनके अनुसार कितने भागों में विभाजित है वनस्पति? 3 भागों में विभाजित है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन वहां पर आएंगे। अगला सवाल है हमारा, कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? कवकों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन ए जेनेटिक्स, ऑप्शन बी माइकोलॉजी, ऑप्शन सी एनाटॉमी और ऑप्शन डी टेरिडोलॉजी। बताइए जल्दी से, कवकों का अध्ययन किस में करेंगे हम? कवकों का अध्ययन किस में किया जाएगा? जल्दी से बताना है आपको। जिसने जवाब दिया है माइकोलॉजी, बिल्कुल सही जवाब है। जो कवकों का अध्ययन किया जाता है विज्ञान की माइकोलॉजी शाखा के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, पादप विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। पादप विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल होता है केवल आरएनए, केवल डीएनए, डीएनए प्लस आरएनए या कोई नहीं? बताइए जल्दी से। पादप विषाणु, यहाँ पर पादपों में पाए जाने वाले विषाणु की बात हो रही है। बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है केवल आरएनए, बिल्कुल सही जवाब है। जो पादप में विषाणु होता है, पादप का जो विषाणु होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? केवल आरएनए होता है। उसमें जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए ही होता है, ध्यान रखना। और जो सबसे पहला वायरस खोजा गया था वो था टीएमवी वायरस, टोबैको मोजेक वायरस। कौन सा था? टोबैको मोजेक वायरस था, जिसको किसमें खोजा था? तंबाकू में खोजा था। तंबाकू में विशेष प्रकार की पत्तियों की संरचना हो गई थी, फिर वैज्ञानिक ने उसमें अध्ययन किया और क्रिस्टलीकरण के द्वारा क्या किया? विषाणु को खोजा था, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, जीवाणुभोजी। देखो अब इसमें एक क्वेश्चन मैं भूल गया बताना। अब पादपों का जो पूछा था आपसे न्यूक्लिक अम्ल, तो वो तो होगा विषाणु। अगर जंतुओं का पूछ लिया आपसे, तो जंतुओं का आपको ध्यान रखना है डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। तो जंतुओं में जो विषाणु पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद ऐसे होते हैं, 1 से 2%, उसमें क्या पाया जाएगा? आरएनए भी पाया जाएगा। तो ध्यान रखना, पादप में तो हमेशा जो न्यूक्लिक अम्ल होगा पादप विषाणु में वो हमेशा आरएनए ही होगा, ठीक है। और जंतु में 90% तो पाया जाएगा डीएनए, और कभी कभी किसी अवस्था में आरएनए भी पाया जाएगा, ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ ले पादप विषाणु का एक उदाहरण लिखिए, तो टीएमवी लिख देना, तंबाकू मोजेक वायरस या टोबैको मोजेक वायरस। अगर आपसे पूछ ले कि जंतु वायरस का एक उदाहरण लिख लिए, तो इन्फ्लुएंजा वायरस लिख देना, ठीक है। इन्फ्लुएंजा वायरस क्या है? जंतु वायरस का एक एग्जाम्पल है। अगला सवाल है हमारा, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज का न्यूक्लिक अम्ल होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। जीवाणुभोजी, जिसको हम बैक्टीरियोफेज भी कहते हैं, तो इंग्लिश में वहां पर ऐसा बैक्टीरियोफेज भी लिखा हुआ आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लिखा है। का न्यूक्लिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए केवल आरएनए, ऑप्शन बी केवल डीएनए, ऑप्शन सी आरएनए प्लस डीएनए और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, जीवाणुभोजी का न्यूक्लिक अम्ल क्या होगा? डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए दोनों ही या कोई नहीं? जिसने जवाब दिया है जीवाणुभोजी का न्यूक्लिक अम्ल डीएनए होता है, बिल्कुल सही जवाब है। जो जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज होता है उसका जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो डीएनए के नाम से जाना जाता है, या डीएनए ही होता है। और जो जीवाणुभोजी होते हैं वो मुख्य रूप से किस पर निर्भर रहते हैं? जीवाणुभोजी मुख्य रूप से जीवाणु पर निर्भर रहते हैं, जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो जीवाणु का भोजी, तो जीवाणु को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाला जीवाणुभोजी कहलाएगा। और गंगा जल में भी जीवाणुभोजी पाए जाते हैं, इसीलिए गंगा जल क्या होता है? लंबे समय तक खराब नहीं होता है, ध्यान रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। अगला सवाल है हमारा, पोलियो का टीका किस वैज्ञानिक ने तैयार किया था? बताना है आपको, पोलियो का टीका किस वैज्ञानिक ने तैयार किया था? ऑप्शन ए साबिन, ऑप्शन बी बेंजरिक, ऑप्शन सी बेंथम और ऑप्शन डी हुकर। बताइए जल्दी से, पोलियो का टीका किसने तैयार किया था? साबिन, बेंजरिक, बेंथम या हुकर? ABCD, सिर्फ ABCD लिख दीजिए, बस इतने में ही काम हो जाएगा। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला साबिन, बिल्कुल सही जवाब है। पोलियो का टीका किस वैज्ञानिक ने तैयार किया था? साबिन नामक साइंटिस्ट ने। जो साबिन नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने पोलियो का टीका तैयार किया था। अब पोलियो मुक्त भारत हो चुका है, आप जानते हो पोलियो मुक्त हो चुका है भारत लगभग 98% तक। अगला सवाल है हमारा, जीवाणु के आकार को मापा जाता है। अब जीवाणु के आकार को मापा जाता है, ऑप्शन ध्यान से देखना।
ऑप्शन ए है माइक्रोन, ऑप्शन बी है मर्फी, ऑप्शन सी न्यूरो और ऑप्शन डी है मर्केली। बताइए जल्दी से, जीवाणु के आकार को मापा जाता है माइक्रोन, मर्फी, न्यूरो या मर्केली, ए बी या सी डी? बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है जीवाणु के आकार को माइक्रोन से मापा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। जीवाणु के आकार को मापने की इकाई क्या होती है? माइक्रोन होती है। जरूरी नहीं है कि जीवाणु माइक्रोन से सिर्फ जीवाणु ही मापा जाएगा, लेकिन अगर जीवाणु को मापने की बात होगी तो माइक्रोन से मापा जाएगा, और माइक्रोन से और भी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको मापा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके बारे में और चीज़ें बता दूं मैं आपको माइक्रोन के बारे में। देखिए, जो एक माइक्रोन होता है वो होता है 1/1000वें भाग के बराबर। एक माइक्रोन होता है वो 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1000 मिलीमीटर के। एक माइक्रोन इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछ ले तो एक माइक्रोन होता है 10,000 सेंटीमीटर के बराबर, यानी सेंटीमीटर का 10,000वां भाग। सेंटीमीटर का 10,000वां भाग क्या कहलाएगा? सेंटीमीटर का 10,000वां भाग कहलाएगा माइक्रोन। और मिलीमीटर का 10,000वां भाग क्या कहलाएगा? मिलीमीटर का 10,000वां भाग कहलाएगा माइक्रोन। ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे ही घुमा के पूछेगा वो आपसे, समझ गए? और सामान्य अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सामान्य जीवाणु का आकार कितना होता है या लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई होती है सामान्य जीवाणु की लंबाई तो 2 से 10 माइक्रोन होती है। और अगर उसकी आपसे अगर वो चौड़ाई पूछ ले तो चौड़ाई आपको 0.2 करनी है। तो ध्यान रखना, लंबाई तो 2 से 10 और चौड़ाई 0.2 माइक्रोन। ये सवाल पूछे गए हैं पीछे, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। अगला सवाल है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। बताना है आपको, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी लिपिड, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी काइटिन। बताइए जल्दी से, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जिसने जवाब दिया है काइटिन, बिल्कुल सही जवाब है। जो जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। सही जवाब है बिल्कुल ऑप्शन डी वाला। अब देखिए क्या होता है, जीवाणु जो होता है एक सरलतम जीव होता है, आप सब लोग जानते हो, एक कोशिकीय जीव होता है। और क्या होता है, ये लाभदायक और हानिकारक दोनों ही होते हैं। जीवाणु लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा लक्षण जीवाणु का नहीं है? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन सारे। कौन सा लक्षण जीवाणु का नहीं है? ऑप्शन ए, यह एक कोशिकीय होते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, एक कोशिकीय होते हैं। दूसरा, स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। बिल्कुल सही जवाब है, स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। तीसरा, यह परजीवी या मृतजीवी होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, परजीवी भी होते हैं, मृतजीवी भी होते हैं। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही लक्षण किसके हैं? जीवाणु के। तो ध्यान रखना, एक कोशिकीय अस्पष्ट केंद्रक वाले परजीवी या मृतजीवी जीव क्या कहलाएंगे? जीवाणु कहलाएंगे। एक कोशिकीय स्पष्ट केंद्रक के अभाव वाले परजीवी व मृतजीवी जीव क्या कहलाएंगे? जीवाणु कहलाएंगे। ध्यान रखना, इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा जा सकता है वहां पर। अगला सवाल है हमारा, जल में रहने वाले एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आते हैं? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, जल में रहने वाले एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी मोनेरा और ऑप्शन डी प्लांटी। बताइए जल्दी से, एक कोशिकीय जीव जो कहाँ पर रहते हैं? जल में रहते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं और जल में रहते हैं, क्या कहलाते हैं वो बताइए जल्दी से। जिसने बी जवाब दिया है प्रोटिस्टा, बिल्कुल सही जवाब है। जो जल में रहने वाले एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं वो प्रोटिस्टा के नाम से जाने जाते हैं। प्रोटिस्टा में क्या होता है, ये बिल्कुल सुकेंद्रीय होते हैं। मतलब सुकेंद्रीय मतलब केंद्र किसमें स्पष्ट पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषण करने वाले होते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये शैवाल होते हैं और प्रोटोजोआ भी लगभग इसी के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखना, प्रोटोजोआ भी इसमें ही आते हैं, शैवाल होते हैं, सुकेंद्रक पाया जाता है, केंद्रक स्पष्ट रूप से पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे प्रोटिस्टा में। ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, साइट्रिक अम्ल निर्माण उद्योग में साइट्रिक अम्ल किसकी सहायता से बनाया जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। साइट्रिक अम्ल जानते हो आप, वैसे अगर साइट्रिक अम्ल आपसे पूछ लिया जाए कहाँ किस में होता है, तो नींबू वर्गीय फलों में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि साइट्रिक अम्ल निर्माण उद्योग में साइट्रिक अम्ल किसकी सहायता से बनाया जाता है, तो बताना है आपको ऑप्शन ए साइट्रिक फल से, ऑप्शन बी कवक से, ऑप्शन सी जीवाणु से और ऑप्शन डी वायरस से। बताइए जल्दी से, साइट्रिक अम्ल किससे बनाया जाएगा? फैक्ट्री के अंदर साइट्रिक अम्ल किससे बनाया जाएगा? साइट्रिक फल से, कवक से, जीवाणु से या वायरस से?
जिसने जवाब दिया है साइट्रिक फल गलत है, लेकिन जिसने जीवाणु जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो साइट्रिक अम्ल बनाया जाता है, साइट्रिक अम्ल निर्माण फैक्ट्री में जो बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है? जीवाणुओं से बनाया जाता है। जीवाणु उस रसायन में विशेष प्रकार की ग्रोथ उत्पन्न करते हैं और कुछ समय बाद उस रसायन को किस में परिवर्तित कर देते हैं? साइट्रिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। तो इस प्रकार से क्या बनाया जाता है? साइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। और जो साइट्रिक अम्ल होते हैं वो कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं के द्वारा ही बनाया जाता है, सबके द्वारा नहीं बनाया जाता। ठीक है, ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं वहाँ पर एग्जाम में। अगला सवाल है हमारा, भोजन में विषाक्तता किसके द्वारा उत्पन्न होती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फूड पॉइजनिंग से सवाल है। फूड पॉइजनिंग क्यों हो जाती है हमें? ऑप्शन ए कोलोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीव से या जीवाणु से, जीवाणु होते हैं ये सारी। ऑप्शन बी कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम से। ऑप्शन सी है सोल्मोनेमा टाइफोसा से। और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, सोल्मोनेला टाइफोसा, कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम या कोलिस्ट्रीडियम टिटेनी? जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने जवाब बी दिया है कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम बिल्कुल सही जवाब है। भोजन में विषाणु या विषाक्तता भोजन में विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वो हो जाती है कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु से। जो कोलिस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु होते हैं वो क्या कर देते हैं? फूड पॉइजनिंग उत्पन्न कर देते हैं। जब खाना हमारा बहुत दिनों तक पड़ा रहता है तो उसमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अगला सवाल है हमारा, कल जो केमिस्ट्री की क्लास है समझ लीजिए, कल जो जेट और बीएचयू की क्लास लगेगी वो लगेगी 5 बजे और 6 बजे। ध्यान रखना, 5 बजे जेट की और 6 बजे बीएचयू की। 5 बजे जेट की लगेगी और 6 बजे बीएचयू की लगेगी। टाइमिंग चेंज कर दिया है मैंने। अगला सवाल है हमारा, सबसे छोटा जीव जिसमें एक कोशिका होती है और यह मिट्टी और पानी में पाया जाता है, बताना है आपको। सबसे छोटा जीव जिसमें एक कोशिका होती है और यह मिट्टी और पानी दोनों में ही पाया जाता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए एस्केरिस, ऑप्शन बी अमीबा, ऑप्शन सी माइट और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? सबसे छोटा अकोशिकीय जीव होता है अमीबा। क्या होता है? अमीबा होता है। तो ध्यान रखना, जो अमीबा होता है हमारा वो एक कोशिकीय छोटा जीव होता है, मिट्टी में भी पाया जाता है और पानी में भी पाया जाता है। ठीक है, बहुत साउंड पोल्यूशन है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सबसे छोटा जीव जिसमें एक कोशिका होती है क्या होगा? अमीबा। अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम पूछ ले तो क्या होता है? अमीबा का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है अमीबा प्रोटियस। कूटपाद के द्वारा गमन करता है और कूटपाद होते हैं लोबोपोडिया टाइप के। कूटपाद लोबोपोडिया टाइप के होते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए, मनुष्य रुधिर और उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी वाली अवस्था क्या कहलाएगी? देखिए ध्यान से सुनिए, मनुष्य के रुधिर में यानी कि खून में और उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी वाली अवस्था क्या कहलाएगी? यानी कि मनुष्य के खून में और जो उत्तक हैं, कोशिकाओं का समूह जो उत्तक हैं, उसमें क्या हो गए हैं? ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अब वो अवस्था क्या कहलाएगी? ऑप्शन ए एनोक्सी, ऑप्शन बी प्रोक्सिक, ऑप्शन सी एनीमिया और ऑप्शन डी डिप्थीरिया। बताइए जल्दी से, एनोक्सी, प्रोक्सिक, एनीमिया या डिप्थीरिया? ए, बी, सी या डी? जवाब दीजिए जल्दी से, क्या होगा इसका जवाब? जल्दी से, जिसने सी जवाब दिया है सी नहीं होगा इसका जवाब। सी का भी बताएंगे अभी क्या होता है सी। जिसने ए जवाब दिया है एनोक्सी, बिल्कुल सही जवाब है। बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया क्योंकि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है ये। तो मनुष्य रुधिर और उत्तक में ऑक्सीजन की कमी वाली अवस्था क्या कहलाएगी? एनोक्सी कहलाएगी। ध्यान रखना। अब देखो एनीमिया क्या होता है। एनीमिया और एनोक्सी किस प्रकार से अलग हैं? एनीमिया का मतलब तो होता है शरीर में खून की कमी हो जाना। एनीमिया का मतलब क्या होता है? शरीर में खून की कमी हो जाना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हो रहा है खून तो है लेकिन खून के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो वो अवस्था कहलाएगी एनोक्सी। ध्यान रखना। अगला सवाल है, आज विकास सामोता जो है वो बहुत कम जवाब दे रहा है। विकास सामोता बहुत कम जवाब दे रहा है। निम्न में से कौन सी औषधि एंटीबायोटिक है? निम्न में से कौन सी औषधि एंटीबायोटिक है? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी टेरामाइसिन, ऑप्शन सी ओरोमाइसिन और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से, पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, ओरोमाइसिन या उपयुक्त सभी? पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, ओरोमाइसिन, उपयुक्त सभी। एंटीबायोटिक औषधि कौन सी होगी?
जिसने दिया है बिल्कुल सही जवाब है, सभी जवाब जिसने उपयुक्त सभी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। पेनिसिलिन, टेरामाइसिन, ओरोमाइसिन सभी क्या है, एंटीबायोटिक औषधियाँ होती हैं। और एंटीबायोटिक औषधियाँ क्या करती हैं, ये क्या करती है, रोगकारक रोगाणुओं या कीटाणुओं की ग्रोथ यानी वृद्धि को रोकती है और उनको मारती है। रोगकारक कीटाणुओं और रोगाणुओं की वृद्धि को रोकती है और उनको मारती है, ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य में चेहरे में अस्थियों की संख्या पूछिए, ध्यान से सुनिए। मनुष्य में चेहरे में अस्थियों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 4 अस्थियाँ, ऑप्शन बी 6 अस्थियाँ, ऑप्शन सी 10 अस्थियाँ और ऑप्शन डी 14 अस्थियाँ। बताइए जल्दी से, अस्थियाँ या हड्डियाँ लगभग एक ही बात है। अब जवाब देना है आपको। मनुष्य में चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में चेहरे में अस्थियों की संख्या बतानी है आपको, 4, 6, 10 या 14। बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन डी वाला 14 है, बिल्कुल सही जवाब है। कितनी होती है? 14 या 14 अस्थियाँ पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछ ले कि अस्थियाँ किसकी बनी होती है, तो अस्थियाँ किसकी बनी होती हैं? अस्थियाँ या हड्डियाँ बनी होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। ध्यान रखना, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। अगला सवाल है हमारा, देखो ध्यान से समझिएगा सवाल क्या पूछ रहा है हमारा, फिर उसके बाद में जवाब दीजिएगा। सवाल पूछा है वृक्क या किडनी। सब लोग जानते हैं वृक्क या किडनी क्या होता है। जब काम करना बंद कर देता है तो मनुष्य के रक्त में से विषाक्त तत्वों को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना कहलाता है। अब मैं इसको क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, ध्यान से सुनोगे एक बार वापस समझ में आ जाएगा। मैं इसको सामान्य भाषा में पूछ रहा हूँ आपसे। इसमें यह पूछा है कि मनुष्य के शरीर में क्या है कि किडनी खराब हो गई है या वर्क खराब हो गया है। ठीक है, गुर्दा खराब हो गया है। अब उसके शरीर में खून फिल्टर नहीं हो रहा है, साफ नहीं हो रहा है। अब उसको कृत्रिम रूप से हमें साफ करना है, तो उसके लिए हम कौन सी क्रिया करेंगे? एंजियोग्राफी, सर्जरी, डायलिसिस या बीपस्पी। बताइए जल्दी से, एंजियोग्राफी, सर्जरी, डायलिसिस या बीपस्पी। बताइए जल्दी से, ए, बी, सी या डी। कौन सी क्रिया के द्वारा मनुष्य के रक्त को साफ किया जाएगा? कृत्रिम विधि बतानी है आपको। एंजियोग्राफी, सर्जरी, डायलिसिस या बी। जिसने जवाब डायलिसिस दिया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी वाला। डायलिसिस क्रिया जब हम करते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, उसमें हमारे शरीर से के एक भाग से खून को निकाला जाता है और दूसरे भाग से शुद्ध खून को डाला जाता है। ठीक है, एक भाग से खून को निकालेंगे धीरे धीरे और वो खून फिल्टर होगा और दूसरी तरफ से उसी खून को क्या करेंगे, वापस से चढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक साथ सारा खून निकाल दिया कि हाँ भाई पहले तेरा खून निकाल लेते हैं फिर उस खून को फिल्टर करेंगे फिर उसके बाद में उसको वापस से क्या करेंगे, डालेंगे। तो सारा खून निकालोगे तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। इसीलिए धीरे धीरे खून एक साइड से निकाला जाता है, दूसरी साइड से डाला जाता है। ध्यान रखिएगा, डायलिसिस। अगला सवाल है हमारा, छोटे 3 से 4 साल के बच्चे में कौन से दांत नहीं पाए जाते? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन पीछे पूछे गए हैं एग्जाम में। क्योंकि ये सवाल हर स्टूडेंट ये सोचता है कि यार ऐसे सवाल थोड़ी आएंगे, और वहाँ ऐसे ही सवाल आते हैं। फिर आपको पता ही है फिर आप क्या करते हो। तो छोटे 3 से 4 साल के बच्चे में कौन से दांत नहीं पाए जाते बताना है आपको। ऑप्शन ए मोलर, ऑप्शन बी प्री मोलर, ऑप्शन सी इंसेजर और ऑप्शन डी कैनाइन। बताइए जल्दी से, छोटे 3 से 4 साल के बच्चे में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? मोलर, प्री मोलर, इंसेजर या कैनाइन टीथ। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने ऑप्शन ए वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो छुटकू सा बच्चा होता है 3 से 4 साल का, नन्ना मुन्ना राही होता है, देश का सिपाही होता है, उसमें क्या होता है, उसमें मोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। उसमें क्या नहीं पाए जाते हैं? मोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या होती हैं। हड्डियां तो आप सब लोग जानते हो, लेकिन पसलियां आज जानेंगे। कुछ लोग हैं जो पसलियां आज जानेंगे कि इनको पसलियां कहते हैं। सर हमें तो पता ही नहीं था। तो मनुष्य शरीर में पसलियों की संख्या पूछी है, 306 या 120, 24 या 4। बताइए जल्दी से, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होगी? 306, 120, 24 या 4। जिसने ऑप्शन सी जवाब दिया है 24 बिल्कुल सही जवाब है। जो मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 24 होती है। पसलियों की संख्या कितनी होगी? 24 होगी। अब पसलियाँ कहाँ होती हैं?
जो फेफड़ों के, आप अपने हाथ लगा के देखिए फेफड़ों के ऊपर जैसे आप हाथ लगाओगे तो आपको लंबी लंबी और हड्डियाँ दिखाई देंगी। वो हड्डियाँ क्या कहलाएंगी? वो हड्डियाँ कहलाती हैं पसलियाँ, और ये चॉइस होती हैं जो क्या करती हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं उनको सुरक्षित रखने का कार्य करती है। क्योंकि फेफड़े होते हैं लगभग गुब्बारे नुमा संरचना होती है फेफड़े, उसमें एपिथेलियल कोशिकाएं पाई जाती हैं फेफड़ों के अंदर, और वो अगर लीकेज हो जाएं एक बार हमारे फेफड़े, तो हमारे फेफड़े खराब भी हो सकते हैं। तो फेफड़ों को कवर करने के लिए क्या होती है, एक बहुत ही हार्ड हड्डी और मांस युक्त संरचना होती है जिसको पसलियों के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, 24 पसलियाँ होती है जो फेफड़ों को कवर करती है। अब समझ गए ना पसलियाँ कहाँ होती है। उसके अलावा शरीर में और कहीं पसलियाँ नहीं पाई जाती, इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप। अगला सवाल है हमारा, नाखून और बाल काटने पर हमें दर्द क्यों नहीं होता है? ध्यान से सुनिए, नाखून और बाल काटने पर हमें दर्द क्यों नहीं होता? आपको पता है, आप नाखून काटते हो खुद नहीं होता है, बाल आप खुद काटते हो या नाई से कटवाते हो तो वहाँ पर भी आपको पता है दर्द नहीं होता है। तो ऑप्शन ए है, कौन सी अवस्था होगी? नाखून और बाल का रुधिर कोशिकाओं से ना जुड़ा होना। देखो, नाखून और बाल का रुधिर कोशिकाओं से ना जुड़ा होना। ऑप्शन बी है शरीर का भाग ना होना। ऑप्शन सी शरीर का निर्जीव अंग होना। और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताना है आपको क्या होगा इसका जवाब। नाखून और बाल काटने पर हमें दर्द क्यों नहीं होता है? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। क्या होगा? नाखून और बाल जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारी शरीर की रुधिर कोशिकाओं से जुड़े नहीं होते हैं, इसीलिए जब हम नाखून काटते हैं या बाल काटते हैं तो हमें दर्द का आभास नहीं होता है। ठीक है, तो दर्द का आभास कब होगा? जब हमारे शरीर को किसी प्रकार की क्षति होगी तो शरीर क्या करता है, शरीर की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो हमारे मस्तिष्क को सूचना भेजती है कि शरीर खतरे में है, इसीलिए हमें दर्द का आभास होता है। तो दर्द का आभास होना जरूरी है। अगर मनुष्य के शरीर में दर्द नाम की चीज़ नहीं होती तो अभी तक आपका जो शरीर है उसका आधे से ज़्यादा भाग या जितना भी भाग है वो खो चुके होते, क्योंकि आपके शरीर को जैसे ही कोई चोट लगती या शरीर को नुकसान होता आपको उस चीज़ का आभास ही नहीं होता, और आभास नहीं होता तो शरीर का वो जो अंग है वो टूट जाता है या नुकसान हो जाता है या कुछ भी हो सकता था उसके साथ। इसीलिए मनुष्य के शरीर में क्या पाया जाता है? दर्द पाया जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं भगवान ने ये दर्द क्यों बनाया? वैसे दर्द तो बहुत प्रकार के होते हैं, क्या बताऊँ आपको, छोड़िए दर्द की बात नहीं करेंगे। अगला सवाल है हमारा, हमारे शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका होती है। हमारे शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका होती है। ऑप्शन ए मस्तिष्क, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी लीवर और ऑप्शन डी किडनी। बताइए जल्दी से, तंत्रिका कोशिका कहाँ पर होती है सबसे ज़्यादा मात्रा में? मस्तिष्क में, हृदय में, लीवर में या किडनी में? विकास सामोता ने अभी बहुत अच्छा कवर किया है, वापस सही जवाब देने लग गया है वो विकास सामोता। हमारे शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका होती है मस्तिष्क में, हृदय में, लीवर में, किडनी में। ए, बी, सी या डी? बताइए जल्दी से। जिसने ऑप्शन ए जवाब दिया है मस्तिष्क में, बिल्कुल सही जवाब है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक तंत्रिका कोशिका कहाँ होगी? तंत्रिका कोशिका होगी मस्तिष्क के अंदर। क्यों होगी? क्योंकि मस्तिष्क क्या करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो वहाँ पर क्या होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होनी चाहिए, ज़्यादा मात्रा में या कंट्रोल करने के लिए या जल्दी सूचना पहुँचाने के लिए क्या होनी चाहिए, तंत्रिका कोशिका की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। तो ज़्यादा ही होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो तंत्रिका कोशिका क्या है, तो तंत्रिका कोशिका को आप इस प्रकार से समझ सकते हो कि जैसे एक स्मार्टफोन में प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर क्या करता है, फ़ोन में सूचना इधर से उधर ले जाने का और फ़ोन को चलाने का कार्य करता है। उसी प्रकार से क्या होता है, ये जो तंत्रिका तंत्र होता है ये हमारे शरीर का प्रोसेसर होता है, और जो मस्तिष्क होता है वो क्या होते हैं, वो हमारे शरीर की रैम होती है, या उसको हम रोम भी कह सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी भी कह सकते हैं, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो समझ गए? तो इस तरीके से को रिलेट करके आप याद कर सकते हो, जल्दी से आपको याद भी हो जाएगा, भूलोगे भी नहीं कहीं। और वैसे भी मेरा पढ़ाया हुआ नहीं भूलते हैं। बहुत स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर यू आर गुड टीचर। तो इतना सम्मान देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल है हमारा, किसी भी वस्तु को याद करने के लिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? बताइए जल्दी से। किसी भी वस्तु को याद करने के लिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है? यहाँ पर याद करना भी हो सकता है, किसी चीज़ को समझना भी हो सकता है, या सोचना भी हो सकता है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी मेलियस और ऑप्शन डी मेडुला या मेडुला ओब्लांगेटा। ध्यान रखिए, बताइए कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी? सेरिब्रम, पीयूष ग्रंथि, मेलियस या मेडुला ओब्लांगेटा? ए, बी, सी या डी?
सेरिब्रम, पीयूष ग्रंथि, मेलियस, मेडुला ऑब्लांगेटा। जिसने जवाब दिया है सेरिब्रम, बिल्कुल सही जवाब है। जो सेरिब्रम होता है वो क्या करता है, वो मस्तिष्क में किसी भी चीज़ को याद करने के लिए, सोचने के लिए या समझने के लिए ज़रूरी होता है। तो जब हम सोचते हैं, किसी भी चीज़ को याद कर रहे होते हैं, तो उस समय हमारे शरीर का कौन सा भाग, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य कर रहा होता है, उस समय हमारे मस्तिष्क का सेरिब्रम भाग कार्य कर रहा होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और ये भी ध्यान रखना बेटा कि जो कल क्लास होगी जेट की, वो होगी शाम को 5 बजे। सबको बोल देना, आपके जितने भी मित्रगण हैं। और जो बीएचयू की क्लास होगी वो शाम को 6 बजे होगी। और कल वाला जो टाइम है वही टाइम रहेगा, अब उसको मैं चेंज नहीं करूँगा। अगर स्टूडेंट आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो ठीक है। इससे क्या है कि चैनल की रेपुटेशन ख़राब होती है। बच्चे स्टूडेंट सुबह आ जाते हैं तो सुबह उनको क्लास नहीं मिलती, शाम को आ जाते हैं तो शाम को क्लास नहीं मिलती। इसलिए मैंने टाइम फिक्स कर दिया है, 5 बजे आपको जेट का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा, 6 बजे आपको बीएचयू का पेपर सॉल्व करवाया जाएगा। और जो शाम को 8:30 की क्लास है वो वैसे की वैसे रहेगी, और सुबह वाली जो क्लास है वो वैसे की वैसे रहेगी। ठीक है, तो समझ गए आप। याद रखने के लिए सेरिब्रम। और मेडुला ऑब्लांगेटा क्या करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा श्वसन का केंद्र होता है, मस्तिष्क में पाया जाता है और श्वसन का केंद्र होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है। देखिए बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी थायरोक्सिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन और ऑप्शन डी है एड्रेनलिन। बताइए जल्दी से, निम्न में से कौन सा हार्मोन नहीं है। इंसुलिन, थायरोक्सिन, हीमोग्लोबिन या एड्रेनलिन। इंसुलिन, थायरोक्सिन, हीमोग्लोबिन या एड्रेनलिन, कौन सा हार्मोन नहीं है बताना है आपको जल्दी से। जिसने जवाब दिया है हीमोग्लोबिन, बिल्कुल सही जवाब है। हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है, ये एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है। मैंने पहले बताया था आपको एक कहानी के माध्यम से, देखो वापस से बता देता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा, छोटा सा शॉर्ट करके समझाऊंगा। देखो हीमोग्लोबिन होता है और एक होता है लेग हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमेशा मनुष्य के शरीर में पाया जाएगा या रक्त वाले शरीर में पाया जाएगा, ठीक है, या जंतुओं के शरीर में पाया जाएगा। और जंतुओं के शरीर में भी रक्त के अंदर पाया जाएगा। रक्त का जो लाल रंग होगा वो हीमोग्लोबिन के कारण होगा, ध्यान रखना। और जो लेग हीमोग्लोबिन होती है वो हमेशा वनस्पति में पाई जाएगी। और वनस्पति के अंदर भी जो जड़ वाली जो राइजोबियम वाली जो प्रजातियां होती हैं उसमें पाया जाएगा। और उसमें ये पीले रंग का होगा। और क्या करेगा, राइजोबियम इसकी हीमोग्लोबिन की सहायता से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करेंगे। ध्यान रखना, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, जंतु में, पादप में, दोनों में, या दोनों में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन तो जंतु में पाया जाता है और लेग हीमोग्लोबिन पादप में पाया जाता है। ये दोनों ही एक विशेष प्रकार के वर्णक है, ध्यान रखना। अगला सवाल है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पर बनता है। बताइए जल्दी से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पर बनता है। फिर इससे रिलेटेड एक सवाल बताया जाएगा आपको। ऑप्शन ए है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन बी है पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए जल्दी से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ पर बनता है। पीयूष ग्रंथि में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, ए व बी दोनों में, और कोई नहीं। कहाँ पर बनता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, बताइए जल्दी से। जिसने जवाब दिया है पीयूष ग्रंथि, आपका जवाब गलत है। और जिसने जवाब दिया है पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका जवाब भी गलत है। और जिसने जवाब दिया है ए और बी दोनों, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो पीयूष ग्रंथि होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं और इसी को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि क्या करती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्रवण करती है या ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाती है। ध्यान रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि में बनता है। अब मैंने कहा था एक सवाल बताऊंगा। सवाल वो ये था कि अगर आपसे पशुपालन में पूछ लिया जाए, पशुपालन या एनिमल हस्बेंड्री में पूछ लिया जाए कि पशु को पावसाने या दुग्ध ग्रंथियों से दूध को थनों में उतारने के लिए किस हार्मोन का टीका लगाया जाता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन। वापस से सुन लीजिए, पशुओं की दुग्ध ग्रंथियों से दूध को थनों में उतारने के लिए किस हार्मोन का टीका लगाया जाता है, तो क्या होगा आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। जब पशु कभी कभी क्या करता है, दूध को नीचे उतारता ही नहीं है, दुग्ध ग्रंथियों से थनों में नहीं उतारता, तो उस समय क्या करते हैं, पावसाने के लिए हम उसका इंजेक्शन लगाते हैं। आप जो गांव के लोग हैं वो सब लोग जानते होंगे, इस प्रकार की चीज़ देखी होगी, घटना आपने कभी। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा हार्मोन मादा जनन का है। ध्यान से सुनिए फिर जवाब देना, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। मादा जनन हार्मोन पूछा है यहाँ पर,
ऑप्शन ए एस्ट्रोजन बिल्कुल है, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन बिल्कुल है, ऑप्शन सी एस्ट्रेडियल, ये कभी सुना नहीं लेकिन बताना है आपको, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। बताइए जल्दी से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रेडियल या उपयुक्त सभी। जिसने एस्ट्रेडियल जवाब दिया है उनका तो जवाब गलत है, और जिसने उपयुक्त सभी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो मादा जनन हार्मोन होता है वो कौन सा होता है? मादा जनन हार्मोन होता है उपयुक्त सभी। ध्यान रखना, मादा जनन हार्मोन कौन सा होगा? उपयुक्त सभी होगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रेडियल तीनों ही मादा जनन हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, गर्भ में शिशु की वृद्धि को ज्ञात किया जाता है। ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को। गर्भ में शिशु की वृद्धि को ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन ए केट विधि द्वारा, ऑप्शन बी पराध्वनि विधि द्वारा, ऑप्शन सी ट्रोकोलॉजी द्वारा और ऑप्शन डी एमआरआई द्वारा। बताइए जल्दी से, केट विधि, पराध्वनि विधि, ट्रोकोलॉजी विधि या फिर एमआरआई विधि। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। जिसने जवाब दिया है एमआरआई, एमआरआई नहीं होगा, एमआरआई के बारे में बताएंगे। जिसने जवाब दिया है पराध्वनि विधि, बिल्कुल सही जवाब है। पराध्वनि विधि को हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रासाउंड सिस्टम या अल्ट्रासाउंड मेथड। तो वहाँ पर ऐसे आपको सीधा सीधा जवाब नहीं परोसा जाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो जो अल्ट्रासाउंड होता है उसको ही हम पराध्वनि विधि कहते हैं, और उसके द्वारा क्या किया जाता है? गर्भ में शिशु की वृद्धि की जांच की जाती है, और गर्भ की जांच भी इसके द्वारा की जाती है। लेकिन ये कानूनन जुर्म है कि गर्भ में जो शिशु पल रहा है वो नर है या मादा है, इसकी जांच कभी नहीं करनी चाहिए। ये कानूनन जुर्म है। भारत में जुर्म है, भारत के बाहर नहीं है। ठीक है, भारत के बाहर नहीं है, ये इसी प्रकार का कोई कानून नहीं है, भारत में है सिर्फ। और अब क्वेश्चन ये था, इसमें मैंने बताया था एमआरआई। एमआरआई का मतलब यह होता है कि एमआरआई एक ऐसी रिपोर्ट होती है या ऐसी जांच होती है शरीर की जिसमें छोटे से बारीक से कण से लेकर पहाड़ तक की सारी बीमारी की जानकारी इसके अंदर आ जाती है कि शरीर में कौन सी रचना, कौन सी हलचल हो रही है, किस प्रकार की शरीर में असामान्य क्रियाएं हो रही है, वो सब एमआरआई जांच में आ जाती है। तो किसी भी रोग का पता लगाने के लिए अगर एमआरआई की जांच की जाती है तो इसका मतलब उसको कोई भ्रामक रोग है, या एमआरआई में सारी रिपोर्ट आ जाती है। तो ध्यान रखना, एमआरआई की रिपोर्ट जब कराते हैं तो सारी बीमारी उसमें आ जाती है। लेकिन आजकल की बीमारियाँ ऐसी हाईफाई हो गई है कि एमआरआई से भी पकड़ में नहीं आती वो, जैसे कोरोना वायरस। क्या कोरोना को तो पकड़ लेते हैं, चलो ठीक है। अगला सवाल है हमारा, ऑटोसोम क्या है? ध्यान से सुनिए, ऑटोसोम क्या है? ऑप्शन ए एक्रोमेट, ऑप्शन बी लिंग गुणसूत्र, ऑप्शन सी गुणसूत्र का जोड़ा, या ऑप्शन सी लिंगी गुणसूत्रों को छोड़कर अन्य गुणसूत्र। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। ऑटोसोम के नाम से क्या जाने जाते हैं? एक्रोमेट, लिंग गुणसूत्र, गुणसूत्र का जोड़ा, या लिंगी गुणसूत्रों को छोड़कर बाकी सारे गुणसूत्र। जिसने डी जवाब दिया है लिंगी गुणसूत्रों को छोड़कर अन्य गुणसूत्र, बिल्कुल सही जवाब है। जो ऑटोसोम होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोसोम का मतलब होता है लिंगी गुणसूत्र होते हैं उनको छोड़ दो, उसके अलावा जितने भी गुणसूत्र बचे हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? वो सारे कहलाएंगे ऑटोसोम। किस नाम से जाने जाएंगे? ऑटोसोम के नाम से जाने जाएंगे। ध्यान रखना इस चीज का। अगला सवाल है हमारा, जीन का एक जोड़ा दूसरे जीन को, देखो ध्यान से सुनो क्वेश्चन को क्या पूछा है। जब जीन का एक जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देता या छुपा देता है तो यह अवस्था कहलाती है एपिस्टेसिस, एपोमिक्सिस, वलयन या कोई नहीं। मतलब पूछा है, सवाल को सरलीकरण करके मैं बताऊं आपको। इसमें यह है कि एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े को डरा देता है, धमका देता है और कह देता है कि तू अपना प्रभाव स्पष्ट नहीं करेगा, तेरी जगह मैं करूंगा। तो ये अवस्था पूछी है, एपिस्टेसिस कहलाएगी, एपोमिक्सिस कहलाएगी, वलियन कहलाएगा या कोई नहीं कहलाएगा? ए, बी, सी या डी। जिसने ऑप्शन ए वाला जवाब दिया है एपिस्टेसिस, बिल्कुल सही जवाब है। जो एपिस्टेसिस होता है उसमें क्या होता है? एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को प्रकट नहीं होने देता है और छुपा देता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बार बार। अगला सवाल है हमारा, एक ओ वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किस वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है? ध्यान से सुनिए, एक ओ वर्ग के व्यक्ति का रुधिर वर्ग किस वर्ग के व्यक्ति को दिया जा सकता है? ऑप्शन ए को, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी ओ को और ऑप्शन डी सभी को। बताइए जल्दी से, ए, बी, ओ या सभी? ए, बी, ओ या सभी? बताइए, ए, बी, ओ या सभी? तो जिसने डी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो ओ वर्ग का व्यक्ति होता है वो क्या करता है? ओ वर्ग का व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है।
ओवर का व्यक्ति क्या करता है, सभी को रक्त दे सकता है। और बड़ी किस्मत से ही कुछ कहूँ या कैसे भी कहूँ, आपको किस्मत अच्छी है कि मेरे पिताजी का जो रक्त वर्ग है, मेरे फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है और मेरा है बी पॉजिटिव। तो कभी रक्त वक्त भगवान ना करे आपको कभी ऐसी स्थिति आए, लेकिन रक्त की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर लेना, ठीक है। वैसे आप सारे बच्चे अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे बच्चे हो, आपको नहीं पड़ेगी ब्लड की ज़रूरत। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से किस अवस्था पर लड़का पैदा होगा? ध्यान से देखिए, निम्न में से किस अवस्था पर लड़का पैदा होगा? ऑप्शन ए XXYY अवस्था, यानी कि XX और YY गुणसूत्र हैं, YY गुणसूत्र हैं, या XX गुणसूत्र हैं, या फिर XY गुणसूत्र हैं। बताना है आपको किस अवस्था पर होगा, XXYY में, YY में, XX में या XY में। निम्न में से कौन सी अवस्था होगी, A, B, C या D? बताइए जल्दी से, निम्न में से किस अवस्था पर लड़का पैदा होगा? जिसने D जवाब दिया है XY अवस्था, बिल्कुल सही जवाब है। जो XY अवस्था होती है उसमें क्या होता है, XY अवस्था में हमेशा लड़का पैदा होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि जो Y गुणसूत्र होता है वो क्या करता है, लिंग का जानते हो आप। निम्न में से किस जीव में बिना निषेचन के प्रजनन शक्ति होती है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्न में से किस जीव में बिना निषेचन के प्रजनन की शक्ति होती है? ऑप्शन ए मकड़ी, ऑप्शन बी मधुमक्खी, ऑप्शन सी कौवा और ऑप्शन डी केंचुआ। बताइए जल्दी से, किस जीव में बिना निषेचन के प्रजनन की शक्ति पाई जाती है? मकड़ी, स्पाइडर बोलते हैं उसको, मधुमक्खी को क्या बोलते हैं, और कौवा और केंचुआ। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है मधुमक्खी, बिल्कुल सही जवाब है। जो मधुमक्खी होती है वो क्या करती है, बिना निषेचन के ही प्रजनन की शक्ति उसके अंदर पाई जाती है। और मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है, मधुमक्खी जाती है आराम से घूमती घूमती फूलों से मरकंद चुरा लाती है और अपने छत्ते में रख देती है और उससे शहद बनाती है। और शहद के बारे में एक बहुत ही अनोखा तथ्य है कि जो शहद होता है वो 1000 साल तक खराब भी नहीं होता है। साथ ही साथ जो सबसे उत्तम क्वालिटी का, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो शहद होता है वो होता है सफ़ेद कलर का, जो आपने इंडिया वालों ने कभी देखा ही नहीं है। देखोगे कहाँ से, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है और वो सारा का सारा बाहर भेज दिया जाता है विदेशों में। तो अब कह रहा हूँ मैं आपसे कि अगर आप कभी शहद लाओ तो सफ़ेद रंग का लाना, सफ़ेद कलर वाला, बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है वो। अगला सवाल है हमारा, एक जाति के गुणसूत्रों की अगुणित संख्या कहलाती है। सवाल देखिए, एक जाति के गुणसूत्रों की अगुणित संख्या कहलाती है। ऑप्शन ए जीनोम, ऑप्शन बी जीन संरचना, ऑप्शन सी एलील और ऑप्शन डी कोई नहीं। बताइए जल्दी से, गुणसूत्रों की अगुणित संख्या क्या कहलाएगी? जीनोम, जीन संरचना, एलील या फिर कोई नहीं? जीनोम, जीन संरचना, एलील या कोई नहीं, तो क्या कहलाएगी? जीनोम। जिसने ए जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। एक जाति के गुणसूत्रों की अगुणित संख्या, एक जाति के गुणसूत्रों की एक ही प्रकार के, ऐसे समझ लीजिए, एक ही प्रकार के जो गुणसूत्र होंगे उनकी अगुणित संख्या क्या कहलाएगी? जीनोम कहलाएगी या जीनोम के नाम से जानी जाएगी। ध्यान रखना। अगला सवाल है हमारा, हीमोफीलिया रोग का लक्षण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताऊंगा हीमोफीलिया रोग किसको था ये भी बताऊंगा आपको। देखो, हीमोफीलिया रोग का लक्षण बताना है आपको। ऑप्शन ए रक्त की कमी होना, ऑप्शन बी रक्त का कम बनना, ऑप्शन सी रक्त का थक्का नहीं बनना और ऑप्शन डी रक्त का दूषित होना। तो हीमोफीलिया का रोग का लक्षण बताना है, वापस से देख लीजिए, रक्त की कमी होना, रक्त का कम बनना, रक्त का थक्का नहीं बनना या रक्त का दूषित होना। ए, बी, सी या डी। जिसने जवाब दिया है रक्त का थक्का नहीं बनना, बिल्कुल सही जवाब है। जब हीमोफीलिया की अवस्था हो जाती है तब क्या होता है, रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। और जो हीमोफीलिया रोग होता है उसमें क्या होता है, उसमें यह एक विशेष प्रकार का आनुवंशिक और लिंग सहलग्न रोग है। कौन सा रोग है? आनुवंशिक और लिंग सहलग्न रोग है। और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाला रोग पूछ लिया जाए आपसे तो हीमोफीलिया ऑप्शन में हो तो उस पर टिक कर देना। ऐसे नहीं कि पहला ऑप्शन हीमोफीलिया है और नीचे 2 दिए हैं वो भी उसी के हैं तो गलत हो जाएगा। बेटा ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना, लेकिन हीमोफीलिया के बारे में जान लो कि ये कौन सा रोग है। ये एक आनुवंशिकी लिंग सहलग्न रोग है। बार बार पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, देखिए, हमारी जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद बनाता है? हमारी जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद बनाता है? ऑप्शन ए अग्रभाग यानी आगे वाला भाग,
ऑप्शन बी पश्च भाग यानी पीछे वाला, ऑप्शन सी मध्य बीच वाला और ऑप्शन डी संपूर्ण जीभ। बताइए जल्दी से, अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग या संपूर्ण जीभ। हमारी जीभ का कौन सा भाग मीठा स्वाद बताता है या बतलाता है या उसका ज्ञान कराता है? जिसने संपूर्ण जीभ दिया है बिल्कुल गलत जवाब होगा, वो बताऊंगा मैं कैसे होगा। अग्रभाग जो होता है हमारे शरीर, हमारे जीभ का जो अग्रभाग होता है वो क्या करता है? अग्रभाग हमेशा मीठापन या मीठे जो रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? आगे होते हैं। मीठे जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं वो आगे होते हैं, और जो कड़वे टेस्ट रिसेप्टर, अब टेस्ट रिसेप्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जो हमारे, ये समझ लो कि जीभ पर जो मीठे स्वाद के जो अणु होते हैं वो आगे होते हैं, और जो कड़वे स्वाद के अणु होते हैं वो पीछे होते हैं। तो ध्यान रखना, मीठेपन का एहसास जीभ का अगला भाग और कड़वेपन का एहसास जीभ का पीछे वाला भाग कराएगा। और जब हम खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि संपूर्ण जीभ ही क्या कर रही है? मीठेपन का एहसास करवा रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो आगे वाला भाग होता है वो ज़्यादा मीठा, जब आप खाओगे तो कभी महसूस करोगे तो आपको हल्का सा महसूस होगा, ज़्यादा नहीं होगा, हल्का सा ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास हो गई है हमारी। और फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, कल शाम को 5 बजे मैं जेट का पेपर सॉल्व करवाऊँगा, और 6 बजे मैं आपको क्या करवाऊँगा? 6 बजे BHU का पेपर सॉल्व करवाऊँगा। और कल अगर स्टूडेंट नहीं आए, दैट मीन्स मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगा। हो सकता है फिर आपको आपकी जो सीरीज है पेपर सॉल्व करने वाली वो आगे नहीं मिले आपको। तो थोड़ा सा आप प्रेशर लगाइए, पोटेंशियल दिखाइए। आप, मैं इतना दिखा रहा हूँ आपको, मैं एक दिन में 4-4 क्लासेस ले रहा हूँ यार, तो आप भी कर सकते हो थोड़ा। तो व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए वीडियोस को, या अपने फ्रेंड्स हैं, ग्रुप है, उसमें बोलिए, शेयर करिए। तभी तो आप थोड़ा बहुत आप भी अपना दिखाइए, आप भी अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए, तभी तो जाकर कुछ बनेगा, कुछ होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत ही जल्दी हम एक ऐसी क्लास करेंगे जिसमें बिल्कुल आपके सवाल होंगे और मेरे जवाब होंगे। ठीक है, तो ऐसी क्लास हम करने वाले हैं जिसमें मैं बिल्कुल आपको लाइव आपके पढ़ाऊँगा भी सही आपको, और आपके साथ आपके जो जवाब होंगे, सवाल होंगे, उनका जवाब दूँगा। सवालों के जवाब दूंगा। जवाब के सवाल चाहिए तो आप जानते हो जवाबों के सवाल कौन देता है, वो तो आप सब लोग जानते हो। तो ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। और ये ज़रूर बताना है अब आपको, कमेंट बॉक्स में बताना है, लाइव चैट बॉक्स में नहीं बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, और लाइक करके ज़रूर जाना। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर तो बेटा कोरोना है।